Hi guys, hello everyone. This is Saurabh here, and welcome to Vedantu's viewers channel. I'm Saurabh Goswami. I'm a master teacher over here in Vedantu, and this is a session for the KPY SX program. And this can be watched by anybody who is preparing for JEE, NEET, Olympiads, KPY SA program as well. And this discussion is around a very interesting topic जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन इन्वर्जन। नाइट्रोजन इन्वर्जन को हम अम्ब्रेला इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो आज के सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नाइट्रोजन इन्वर्जन, होता क्या है, एंड वी विल आल्सो लुक एट व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इट। कहाँ पे ये होता है, कहाँ पे नहीं होता है, क्या ये सारे एटम्स में होता है या नाइट्रोजन के अलावा और किन एटम्स में ये हो सकता है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। So let's start today's session. So नाइट्रोजन इन्वर्जन एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन in a process in which lone pair of nitrogen sp3 hybridized nitrogen atom migrates from one phase to the other phase through something known as quantum tunneling. अगर आपने किसी अम्ब्रेला को देखा है और अम्ब्रेला के स्पोक्स इस तरह से रहते हैं, okay, umbrella spokes are like this. This is how an umbrella is like. अगर काफी तेज बारिश या फिर आंधी आ गई या फिर हवा चली, जैसे यहाँ पे, it is inverting into something like this. ये कुछ ऐसा बन गया। ऐसा ही कुछ होता है नाइट्रोजन इन्वर्जन में। So nitrogen, if has a lone pair attached to it and there are groups present, you will find that it is in a rapid equilibrium in which the lone pair shifts to the other side. Okay, this causes nitrogen atom substituents to move in a manner like umbrella is inverting in a strong wind. Is that clear? Umbrella is inverting in a strong wind. Now you have to understand one very critical idea कि ये जब भी इस तरह से inversion होता है तो there will be a transition state, and this transition state will involve a planar system. For example, there is umbrella, and umbrella is inverting in very strong wind, and you take a photograph of umbrella while it is inverting, and you take the photo in a burst mode in which you capture the movement of spokes from the form on the left to the form on the right. एक नॉर्मल अम्ब्रेला से इन्वर्टेड अम्ब्रेला के बीच में जो मूवमेंट हो रही है उसको आपने बर्स्ट मोड करके कैमरा में कैप्चर किया। सो व्हेन यू लुक थ्रू ऑल द फिल्म्स, you will find that there will be a film in which you will see that all the spokes of the umbrella have become flat, they have become planar. Okay, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें मिलता है, जैसे ये पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी है। सो ये पिरामिडल ज्योमेट्री से ये दूसरे पिरामिडल ज्योमेट्री में इन्वर्ट होके जब जाएगा, उससे पहले यहाँ पे एक प्लेनार ज्योमेट्री मुझे मिल जाएगी। ओके, will be a planar geometry, and during this process this lone pair, the electron density is equal on both sides of this plane, and so it resemble a pure p orbital. और अगर ये pure p orbital को resemble करने लग गया तो ये जो तीन bonded groups हैं, they will be connected by sp2 hybrid orbitals. तीन bonds रहेंगे and they will be connected by sp2 hybrid orbitals. Okay, so let's move ahead. हम पहले समझते हैं कि क्वांटम टनलिंग होता क्या है। देखो, जनरली अगर मैंने क्लासिकल फिजिक्स लिया तो लेट्स से दिस इज अ ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ वॉल। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को वॉल की तरफ फेंकूं तो इट विल गो स्ट्राइक द वॉल, विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू द वॉल। ठीक है। इफ हाउएवर, सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लेट्स से देयर इज अ हिल एंड यहां पे आप खड़े हैं, दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल डाउनवर्ड। इफ यू ड्रॉप अ बॉल डाउनवर्ड, क्या होगा? क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जहां से आपने ड्रॉप किया मैक्सिमम उसी हाइट तक
यहां पे जाएगी बॉल। ओके, अगर ड्रॉप किया आपने तो ये यहां पे आई और फिर यहां पे चली गई। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यहां पे एक, और फिर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये बॉल कहीं यहां पे आके बैठे रहेगी। बट देयर इज अ रीजन ओवर हियर। ओके, ये कुछ ऐसा रीजन है जहां पे पेड़ पौधे हैं एंड वेयर यू कैन सी देयर इज अ कंसिडरेबल हाइट डिफरेंस। तो अगर ये बॉल यहां पे आ जाए, इफ दिस बॉल कम्स ओवर हियर, देन इट विल बी इवन मोर स्टेबल, क्योंकि उसकी वो और ज्यादा जमीन के नजदीक आ जाएगा। अभी जमीन से थोड़ा और ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, लेकिन इस बॉल के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपने उतनी एनर्जी दी हो। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए रेप्लिकेट कर दिया, if I replicate the same example for an electron, let's say this person throws an electron, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो भाई इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो प्रोबेबिलिटी आप हर जगह मेजर कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी अनलेस अनटिल नोड है वहां, उसके अलावे हम हर जगह उसकी प्रोबेबिलिटी एक नॉन जीरो वैल्यू लेते हैं। अभी क्यों होता है ये? आपको लाइट का एक पर्टिकुलर फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ड्यूरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर इज समथिंग नोन एज इवेनेसेंट वेव, जो कि एक लाइट का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्ट है जो कि एक्सपोनेंशियली डीके करता है विद इन द मैटर। हम इतने फिजिक्स में भी जाते नहीं हैं, बट ये ऐसा होता है। तो अगर यहां पे कोई एक वेव आई और ये इलेक्ट्रॉन नॉट एज अ पार्टिकल बट एज अ वेव जैसा बिहेव किया, तो ये वेव यहां पे आएगी और इसका एक थोड़ा सा कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा और ये यहां पे जाके इधर की तरफ टनल कर सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डीके ओवर हियर एंड दैट डीके कॉजेज अ part of the electron wave to come over here, and so there will be a certain probability यहां पे कुछ रहेगी। ओके, सो इन सेंस अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में प्रेजेंट है तो वो लोन पेयर न्यूक्लियस के थ्रू, जैसे ये माउंटेन के थ्रू टनल कर, न्यूक्लियस के थ्रू टनल करके दूसरी तरफ निकल सकता है। सो प्रोबेबिलिटी विल बी नॉन जीरो। ठीक है, कुछ तो प्रोबेबिलिटी रहेगी एंड देयरफॉर हम ये बोलते हैं ये क्वांटम टनलिंग इफेक्ट यहाँ पे चल रहा है। क्वांटम टनलिंग इफेक्ट का बहुत सारे एप्लीकेशन होता है। क्वांटम टनलिंग माइक्रोस्कोप हमारे पास एग्जिस्ट करता है एंड दैट उससे हमने काफी अमेजिंग पिक्चर्स लिए हैं सब एटॉमिक लेवल पे चीजों की, और वेरी फाइन स्ट्रक्चर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। सो लेट्स मूव अहेड टू मोर केमिस्ट्री रिलेटेड स्टफ कि नाइट्रोजन इन्वर्जन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो नाइट्रोजन इन्वर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन है और जिसके पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है एंड देयर इज अ इथाइल, ये 3 डिफरेंट ग्रुप, और ये लोन पेयर को 4th डिफरेंट ग्रुप मान लेते हैं। तो अगर मैं कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगाता हूं देन हम उसको क्या बोलते हैं, ABSR मान लो इस तरह से। अगर मैंने 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए कार्बन के साथ तो मैं कार्बन को बोलूंगा कायरल सेंटर। ये कार्बन हो जाता है कायरल सेंटर, सॉरी। नाउ एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि किसी एक मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल सेंटर है तो वो पूरा मॉलिक्यूल कायरल होगा या फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कार्बन है
और आपने OH ले लिया और CHO ले लिया, CH2OH ले लिया और H ले लिया, तो अगर ये मॉलिक्यूल है और इसमें एक कार्बन है जो कि कायरल है, कोई और कार्बन कायरल नहीं, सिर्फ एक ही कार्बन कायरल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एंड सिंस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, जब इसको पोलैरीमीटर में रखोगे तो आपको कुछ ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन दिखेगा। ओके, ये सारे कायरल कंपाउंड्स का एक बिहेवियर होता है। एक कायरल सेंटर रहेगा तो हमेशा कायरल, लेकिन नाइट्रोजन में ये वाला जो केस है, यहां पे क्या होता है कि अगर आपने इस कंपाउंड को, इफ यू कीप दिस कंपाउंड इन अ पोलैरीमीटर, देन आपको रीडिंग 0 आएगी। ओके, कोई रोटेशन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि ये जो एंटिटी है, मान लो इसके 100 यूनिट्स थे आपके पास, इसको आपने रखा, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ये रैपिडली इक्विलिब्रिएट करता रहेगा अपने इन्वर्टेड फॉर्म के साथ। एंड जब इसके इन्वर्टेड फॉर्म के साथ ये रैपिडली इक्विलिब्रिएट करेगा तो किसी भी एक इंस्टेंट पे देयर विल बी 50% ऑफ द वन फॉर्म विच इज ऑन द राइट एंड द वन फॉर्म विच इज ऑन द लेफ्ट, और ये दोनों चीजें कायरल हैं और साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। दे आर एक्चुअली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड सिंस दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और ये साथ में एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल अमाउंट्स में है, तो हमारे पास बेटा ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक रेसमिक मिक्सचर इस तरह का बनता है। ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर, इसको हम इसीलिए रेसमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि इट इज नाइट्रोजन विथ 3 डिफरेंट ग्रुप्स एंड लोन पेयर। It is chiral but non-resolvable। आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, आप इन दोनों को सेपरेट, रिजॉल्व करने का मतलब इनको सेपरेट करना। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है और लेवो रोटेटरी फॉर्म है, उसमें सेपरेट करना। मान लो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म था और ये लेवो रोटेटरी फॉर्म है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। इसलिए क्योंकि अगर मान लो कि डेक्स्ट्रो, हाइपोथेटिकली जो लेफ्ट की तरफ मॉलिक्यूल और डेक्स्ट्रो है उसको आपने रख दिया पोलैरीमीटर के अंदर, तो वो इक्विलिब्रेट करके इक्वल अमाउंट्स ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो क्रिएट कर देगा, एंड देयरफॉर आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है कि नाइट्रोजन कनेक्टेड टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स एंड हैविंग अ लोन पेयर डज नॉट डू दिस। ये चीज हम यहां भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर कार्बन के साथ 3 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं और उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है इस तरह से, ओके, उसके पास एक लोन पेयर, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज में लगा देता हूं, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप इसमें भी इस तरह का इन्वर्जन ऑब्जर्व करोगे। इसमें भी कोई कायरलिटी आपको नहीं दिखेगी। ओके, मतलब you will not be able to measure the extent of optical rotation due to this chirality। chirality है present है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इसके कारण पोलैरीमीटर के अंदर कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं दिखेगा। However, there is a compound, there are certain compounds जहां पर कि नाइट्रोजन में लोन पेयर और 3 डिफरेंट ग्रुप लगे होने के बावजूद उनमें ये इन्वर्जन नहीं होता है। एक इनका एग्जाम्पल है ट्रोजर्स बेस, इसको बोलते हैं ट्रोजर्स बेस। इन ट्रोजर्स बेस आप इन दोनों नाइट्रोजन को देख सकते हो, इनके पास इंडिविजुअली लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन देयर इज नो इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों नहीं होता है, ये हम आगे समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स इन्वर्जन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो किसी भी इन्वर्जन प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये जो इन्वर्जन होता है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, और इसके लिए जो ट्रांजिशन स्टेट में जाने का जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन बैरियर। ओके, दिस इज इन्वर्जन बैरियर। This is known as inversion barrier।
ये इन्वर्जन बैरियर जितनी ज्यादा होगी उतना कम इन्वर्जन होगा और उतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी मॉलिक्यूल के कायरल होने की या फिर मॉलिक्यूल को पोलैरिमीटर में उसकी कायरलिटी ऑब्जर्व करने की। तो अगर मैं अभी देख रहा हूं कि अमोनिया ले लिया या फिर नाइट्रोजन विथ 3 डिफरेंट ग्रुप्स एंड लोन पेयर मैंने ले लिया, तो वहां पे मैं ये देख नहीं पाता हूं कि if I put them in a polarimeter, I'll not be able to observe the optical rotation. The reason for that is the inversion barrier is small. If the inversion barrier is high, then हम ये आराम से ऑब्जर्व कर लेंगे। हम क्या what we will be able to observe? We will be able to observe a optical, if it is a chiral center, then we will be able to observe optical rotation due to that molecule. Okay? So our data set, इसके बाद के जो भी फैक्टर्स होंगे उसके लिए मैं आपको डेटा देता जाऊंगा और उस डेटा आपको you do not have to remember that data, but you have to refer to that data to understand that why a certain factor influences the inversion barrier and how does it influence और कितने हद तक influence करता है। So let's start with the nature of inverting atom। सबसे पहली बात, नेचर ऑफ इन्वर्टिंग एटम। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेड वैल्यूज हैं गाइस, इसको मैंने अपने से क्रिएट नहीं किया है, ये कंप्यूटेशनली और एक्सपेरिमेंटली डॉक्यूमेंटेड वैल्यूज हैं। सो इफ आई लुक एट, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ NMe3 and PMe3, NPr3 and IPr3। सो NMe3 में नाइट्रोजन को आपने फास्फोरस से जैसे ही चेंज करके फास्फोरस कर दिया, तो आप देखो ये जो EA है ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर और ये जो बैरियर की हाइट को बताता है, आप देख रहे हो ये बैरियर का हाइट इंक्रीज कर गया। सिमिलरली यहां पे जो बैरियर था वो 7.92 किलो जूल पर मोल का था और यहाँ पे 140 हो गया है। सो एज द साइज ऑफ atom increases, just a moment, inversion barrier increases। ये इन्वर्जन बैरियर इंक्रीज क्यों कर रहा है, थोड़ा इस तरह समझते हैं कि अगर ये जो हमने हिल के थ्रू एक quantum tunneling किया, if the atom becomes larger then this quantum tunneling will not be that very effective। जो डीके होगा evanescent wave का, वो डीके होते होते कहीं वो एटम के न्यूक्लियस के पेरिफेरी पे जाके डीके कर जाएगा पूरा, मतलब डीके करके पूरा जीरो हो जाएगा। सो फॉर अ बल्की एटम ये पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता है, इवन दो उसके पास 3 ग्रुप और एक लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, तो NMe3 PMe3 देख लीजिए, 35.2 153.3 और यहां पे 7.92 140.2 है। ओके, सो एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, इन्वर्जन बैरियर इंक्रीजेस। हम यहां से बोल सकते हैं पिरामिडल इन्वर्जन डजंट ऑकर। ठीक है, we can say that the pyramidal inversion doesn't occur। Let's move ahead। Nature of groups, पिछले वाले टेबल को ही उठाते हैं। नाइट्रोजन में Me था, फास्फोरस में Me है, नाइट्रोजन में आइसोप्रोपाइल लगा दिया, फास्फोरस में आइसोप्रोपाइल लगा दिया। तो अब ये देखो, नाइट्रोजन Me3 को मैंने नाइट्रोजन IPr3 के साथ कंपेयर किया और फास्फोरस Me3 को फास्फोरस IPr3 के साथ कंपेयर किया। अगर मैंने इन वैल्यूज को कंपेयर किया, तो इसको अगर मैंने इससे कंपेयर किया, तो आप देखिए कि इन्वर्जन बैरियर की जो हाइट है या फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इन्वर्जन बैरियर को क्रॉस करने के लिए, वो डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली यहां पे डिक्रीज कर रही है। इसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि इफ द स्टेरिक बल्क, if a steric bulk of groups connected to atom increases inversion barrier,
डिक्रीजेस। ऐसा क्यों है? इन्वर्जन बैरियर की हाइट डिक्रीज कर जा रही है, और लोग बोलते हैं कि इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है? तो हम ऐसे समझते हैं कि मान लो 3 ग्रुप्स हैं नाइट्रोजन के साथ लगे हुए, R1, R2, R3, और ये इन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। लेट्स से ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। समथिंग लाइक दिस। नाउ यहां पे जो थीटा है इनके बीच, वो कुछ 107 डिग्रीज या 109 डिग्रीज, कुछ इस तरह का वैल्यू हो सकता है। टेट्राहेड्रल मतलब 109 तो नहीं होगा, 107 के आसपास है, उससे भी थोड़ा कम हो सकता है या फिर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां पे जो एंगल है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। इसका मतलब क्या? अगर ग्रुप्स बल्की हैं तो वो अपने से वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। If groups are bulky, they would want to go away from each other. If groups are bulky, they would want to go away. That means attaining the transition state will become easier. Okay, attaining the transition state will become easier. And if attaining the transition state becomes easier, the height of the inversion barrier कम हो जाएगा। ठीक है? सो अगर आपने साइज इंक्रीज कर दिया तो इन्वर्जन बैरियर की हाइट कम हो जाएगी। नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का क्या फर्क पड़ता है? तो हम पहला कंपाउंड उठाते हैं, फास्फोरस के साथ कुछ लगे हुए हैं ग्रुप्स, फिर मैंने फास्फोरस के साथ एक पीएच लगाया है। अब देखो, फास्फोरस के साथ एक पीएच है और दूसरा CH4Me है। सो पहले केस में आपके पास फास्फोरस के साथ एक C6H11 ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, and there is methyl and there is propyl। दूसरे केस में फास्फोरस के साथ आपने एक पीएच ग्रुप लगा दिया है, and there is methyl and there is propyl। बस हम इनको ही देख लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद वाले ग्रुप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स ऑब्जर्व जस्ट दीज टू। अगर इन दोनों के बैरियर हाइट्स को मैंने कंपेयर किया तो ये बैरियर हाइट है 145.2 और ये बैरियर हाइट है 142। इसका मतलब यहां पे जो इन्वर्जन बैरियर है दैट इज हायर ओवर हियर एंड देयर इज लोअर ओवर हियर। ऐसा क्यों? तो बात यह है कि जब कॉन्जुगेशन होता, आपका मोटिव क्या है? योर मोटिव इज टू अटेन द ट्रांजिशन स्टेट इजीली। ट्रांजिशन स्टेट में जाके जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इस एटम की, वो sp2 हो जाती है। सो अगर आपका लोन पेयर ऑलरेडी डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब आपका रिएक्टेंट फॉर्म से पिरामिडल और सेमी पिरामिडल फॉर्म से प्लेनार फॉर्म में जाने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, सो इफ lone pair is conjugated, then attaining the transition state is easier, and therefore height of inversion barrier decreases। ठीक है, अब देखते जाओ, CH4Me लगाया और CF3 लगाया तो ज्यादा जिसने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए, ज्यादा कॉन्जुगेशन जिसने शो कर दिया, उसके कारण हाइट ऑफ इन्वर्जन बैरियर और डिक्रीज कर जा रहा है, 142 से 138, 138 से 134। ओके, ये लिटरेचर वैल्यूज है, मतलब कंप्यूटेशनल वैल्यूज है, कैलकुलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो काफी इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मिथाइल, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब देखो कि हाइट ऑफ इन्वर्जन बैरियर कैसे वेरी कर रही है।
फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा, देन फॉर क्लोरीन, देन फॉर ब्रोमीन एंड लीस्ट इज फॉर मिथाइल. सो PF3, then PCl3, then PBr3 and then PME3. This is the height of inversion barrier. Now इसमें ये height of inversion barrier क्यों increase कर रहा है? Very simple answer. जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लगाते हो, जैसे कि PF3 आपने ले लिया और ये लोन पेयर आपने लिया, तो फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड में यहां P कैरेक्टर विल इंक्रीज एंड कंसिक्वेंटली यहां पे S कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा. अगर S कैरेक्टर इंक्रीज करता है देन इट डज नॉट इट स्टेबलाइजेस द रिएक्टेंट जो कि पिरामिडल फॉर्म है. सो व्हेन S कैरेक्टर इंक्रीजेस इट स्टेबलाइजेस the pyramidal form and destabilizes transition state. ट्रांजिशन स्टेट में क्या चाहते हैं? ये लोन पेयर P और P में रहे. तो अगर ये पहले एक ऑर्बिटल में जहां पे कि S कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो वहां से ट्रांजिशन स्टेट में जाके P और P ऑर्बिटल के फॉर्म में रहने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दैट इज वेरी वेरी हाई. ओके, सो अगर मेरे ट्रांजिशन स्टेट में मेरे को P और P ऑर्बिटल बनना है तो उससे पहले मेरे पास P कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, तो मेरी ट्रांजिशन इजी हो जाएगी. अगर ऑर्बिटल में पिरामिडल फॉर्म में, अगर लोन पेयर का पिरामिडल फॉर्म में S कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट में जाके वो P कैरेक्टर, कंप्लीट P कैरेक्टर को अटेन कर ले रहा है. ओके, सो ट्रांजिशन, अगर S कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो पिरामिडल फॉर्म स्टेबलाइज होगा. अगर P कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा. इसीलिए लोन पेयर के कॉन्जुगेशन के कारण ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रहा था और इसीलिए एनर्जी डिक्रीज कर रही थी, हाइट ऑफ इन्वर्जन बैरियर डिक्रीज कर रहा था. ओके, and the last effect is effect of angular constraints. Angular constraints का मतलब ये है कि अगर आपने नाइट्रोजन को एक किसी ऐसे ग्रुप के साथ बाइंड कर दिया जो कि उसको इन्वर्ट होने ना दे, जो कि उसको एक ऐसे एंगल पे रख दे जो कि इन्वर्ट होने में उसको इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरगो इन्वर्जन. फॉर एग्जांपल ये CH2 NMe, जैसे नाइट्रोजन यहां पे आपने इसको बाइंड कर दिया, तो अब ये इन्वर्ट होना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये बॉन्ड इन्वर्ट नहीं करेंगे. ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये बॉन्ड इन्वर्ट नहीं करेंगे, एंड देयरफॉर आपके पास जो इन्वर्जन बैरियर है उसकी हाइट इंक्रीज कर गई है. एंड इसका सिंपल सा कंसीक्वेंस हम यहां देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का एक पास लोन पेयर है और 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में इन्वर्ट नहीं कर रहा है. so, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्फिगरेशनली स्टेबल एंड रिजॉल्वेबल. अगर नाइट्रोजन यहाँ पे एक लोन पेयर के साथ है और मान लो कि यहाँ पे आपने एक ग्रुप लगा दिया X, ये नाइट्रोजन कायरल है, तो ये अपनी कायरलिटी को पोलैरिमीटर में डालने के बाद भी दिखाएगा. ओके, यहाँ पे आपको ए कायरल सैंपल नहीं मिल जाएगा, रेस में मिक्सचर नहीं मिल जाएगा. ओके, सम फाइनल वर्ड्स ऑन दिस. अगर सल्फर को इस तरह से आप देख रहे हो कि सल्फर पास डबल बॉन्ड O है और 2, या फिर सल्फर के पास 3 ग्रुप है और एक लोन पेयर है, तो याद रखो कि वहां पे इन्वर्जन बैरियर काफी ज्यादा रहती है एंड इट विल नॉट अंडरगो दिस पिरामिडल इन्वर्जन. सो दे आर कन्फिगरेशनली स्टेबल और इनको रिजॉल्व कर सकते हो. मतलब कि इसको आप पोलैरिमीटर में डाल के डेक्स्ट्रो है या लेवो है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. Similarly, phosphorus with 3 different groups and a lone pair, you can identify whether they are dextro and or levo by putting it in a polarimeter, because they do not undergo umbrella inversion. और इसमें हमारा जो सबसे पहला फैक्टर था वो आ जा रहा है, that is ये nature of inverting atom. Size increase कर रही है, atom are becoming fatter and electron will find it difficult to undergo inversion. Okay, so that's all for today.
आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. बहुत छोटा सा सेशन था एंड आई होप यू लाइक्ड इट. एंड जाते जाते कुछ मैसेजेस. पहला मैसेज तो ये कि जेई मेंस एग्जामिनेशन हुए जा रहे हैं एंड people who are planning to get very good ranks in JEE Advanced, please navigate to the links given below to enroll yourself for the Eklavya program. Okay. Next, a piece of message is that all information related to the topper batches in the topper note is put on the topper notice board. The description is given over here. Also 2022 एकलव्य के लिए तो तैयारी आप करनी शुरू कर दीजिए. एकलव्य के एंट्री पॉइंट्स और मेंस के बाद कैसे प्रिपरेशन होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम चैनल पर रहेगी. 2023 प्लीज डू चेक दिस लिंक एज वेल फॉर हाउ वी can ensure that you also get into the Eklavya program and get the most of your preparation. And 2024 काफी समय आपके पास, but still navigate to the link to make the best use of your time. So that's all for today. This is Saurabh Goswami signing off, and please do keep watching our channel and do tell your friends about it. काफी simple, बहुत interesting concept हम लोग discuss कर रहे हैं. And be safe. Bye bye guys and have a lovely time.